रही हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अरशद। नाज़रीन, इन दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से बहस जारी है और तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान ना मिलने के बाद जो PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। चूँकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से किसी उम्मीदवार ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था और ना ही उन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से कोई फहरिस्त इलेक्शन से कबल जमा करवाई थी, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें ना सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देने से इनकार किया बल्कि वो जो नशिस्तें थी वो दीगर पार्टीज़ में तकसीम कर दी थी। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसकी समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल बेंच कर रहा है। आज की समाअत के दौरान PTI से बल्ले का निशान वापस लेने पर भी बहस हुई और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन की एक कानूनी गलती की वजह से हुआ है जो उसने इंतखाबी निशान केस में की। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस गलती को दुरुस्त करने के बजाय इसकी तौसीक भी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इसके अलावा जो अपने कुलीग से माजरत के साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की गलती पर सुप्रीम कोर्ट ने रबर स्टैंप लगा दी। ये भी कहा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कि हमने तो नहीं कहा था कि पार्टी इलेक्शन ना करवाएं, अगर पार्टी इलेक्शन करवा लिए जाते तो सारे मसाइल हल हो जाते, लिहाजा हर चीज़ का मलबा सुप्रीम कोर्ट पर ना डालें। तहरीक इंसाफ के लोगों ने अपने ही लोगों को जमहूरी हक से महरूम किया, ये रिमार्क्स कुछ सामने आए। फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो वकील थे फैसल सिद्दीकी, उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमारे उम्मीदवार बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे और इलेक्शन कमीशन ने हमें आज़ाद उम्मीदवार करार दिया था। इस पर चीफ जस्टिस बोले कि अब आप PTI को ठुकरा कर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए हैं और अब आप आज़ाद उम्मीदवार नहीं रहे हैं। PTI के वकील ने भी ये तस्लीम किया कि हमने आज़ाद उम्मीदवार करार देने का इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसे चैलेंज नहीं किया और अब ये हतमी हो चुका है, जिस पर जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि अब ये क्योंकि हतमी हो चुका है तो इस पर बहस का कोई फ़ायदा नहीं है और फिर केस की समाअत जो है वो 24 जून पर अब रोज़ाना की बुनियाद पर की जाएगी, यानी 24 जून से रोज़ाना की बुनियाद पर ये समाअत होगी। ये एक बड़ा अहम मामला है। अब ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें हैं, क्या ये जो दीगर पार्टीज़ में तकसीम की गई हैं, क्या ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को वापस मिल पाएंगी या इनका मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ दूसरा अहम मौजू ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर आज चीन पहुँच गए। वज़ीर आज़म चीन की खुसूसी दावत पर ये दौरा कर रहे हैं और वज़ीर आज़म हाउस के एलामी के मुताबिक जो वज़ीर आज़म का दौरा चीन है इंतहाई अहमियत का हामिल है। शहबाज शरीफ चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। इसके अलावा कुछ मफाहमती याददाश्तें हैं जिन पर दस्तखत किए जाएंगे। अब देखना ये होगा कि वज़ीर आज़म का ये दौरा चीन इक्तिसादी लिहाज से, मुआशी लिहाज से कितनी अहमियत का हामिल है और क्या CPEC के दूसरे मरहले के लिए चीन पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी करने जा रहा है और इससे पाकिस्तानी मईशत को कितना फ़ायदा होगा, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ एक और बड़ा अहम तरीन मसला है, वो है कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का। रोज़ाना की बुनियाद पर हम ये ख़बरें देखते भी हैं कि एक मोबाइल की खातिर जो जानें हैं वो ले ली जाती हैं और अब तक की जो आदाद शुमार सामने आए हैं उसमें 71 शहरी जो हैं वो डकैती वारदातों का निशाना बन गए हैं और जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद भी सैकड़ों में है। तो अब MQM के जो चेयरमैन हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी, उनकी जानिब से स्ट्रीट क्राइम्स पर विफाक से और रब्ता करने का फ़ैसला किया गया है और उन्होंने ये कहा है कि वफाकी हुकूमत इसमें हमसे मामला तय करे, इस मसले के हल के लिए हमसे बातचीत करे और ख़ास तौर पर उन्होंने वज़ीर आज़म से और वज़ीर दाखिला से दरख्वास्त की है कि हमारे साथ इस इशू पर बैठा जाए और कराची में जो स्ट्रीट क्राइम का एक जिन है, जो एक नासूर है, उसे ख़त्म करवाने में हमारे साथ ताउन किया जाए, जिस पर बताया जा रहा है कि यकीन दहानी करवाई गई है कि वज़ीर आज़म जब दौरा चीन से वापस आ जाएंगे तो इस हवाले से बातचीत की जाएगी। अब देखना होगा कि MQM ये दावा करती है कि वो कराची की सबसे बड़ी जमात है और अब उनकी
जानिब से जो कोशिशें की जा रही हैं वो कितनी सूदमंद साबित होती हैं और कराची में अमन अमान का क़याम जो है वो कितनी जल्दी अमल में आता है। इन्हीं मौजू पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। तो एक ब्रेक लेते हैं, फिर अपने मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना मिलने के खिलाफ केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने बड़े अहम रिमार्क्स किए और कहा कि आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ना जाते तो तहरीक इंसाफ ये कह सकती थी कि मखसूस नशिस्तें हमें दो। अभी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को वापस मिल जाएंगी या नहीं मिलेगी, इनका मुस्तकबिल क्या होगा, इसी मौजू से अपने गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अपने मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूँ। राना अरशद साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर ज्ञान चंद साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। ज्ञान साहब आपका बहुत शुक्रिया। शाइस्ता खोसा साहिबा PTI की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। शाइस्ता साहबा आपका बहुत शुक्रिया। और साजिद अहमद साहब MQM के रहनुमा हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों का। सबसे पहले शाइस्ता खोसा साहिबा, आज चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि अगर तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल ना होती तो ये कह सकती थी कि मखसूस नशिस्तें हमें दो। तो आज की जो समाअत हुई इससे आप क्या उम्मीद करी हैं? क्या ये मखसूस नशिस्तें वापस मिलने की उम्मीद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये सवाल तो अब कोई वर्थ ही नहीं रखता, अब बहुत देर हो चुकी है। देखिए, क्योंकि जब आप थोड़ा सा पीछे जाएं, जब इलेक्शन हो रहे थे 8 फ़रवरी से पहले, और एक जो प्रोसीजर था इलेक्शन कमीशन का, जो स्केड्यूल था जिसके मुताबिक हमें नॉमिनेशन पेपर जमा करने थे, अपनी टिकटें जमा करनी थी, तो देखिए कि हमारे साथ क्या हुआ। हम आखिरी टाइम तक इस चीज़ में कंफ्यूज थे कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमने टिकट पे जब अपने डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन में सबमिट किए तो इलेक्शन कमीशन ने वो हमसे डॉक्यूमेंट्स लेने से इनकार कर दिया। इवन बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स बाहर से खींच लिए, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया। मेरे खुद में जब अपने डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जमा कराने के लिए RO के ऑफिस गई तो मुझे RO के ऑफिस से बाहर से अरेस्ट कर लिया और मुझे सारा दिन घुमाते रहे और रात को 12 बजे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुदाखलत के बाद जो है मुझे जाके रात को जो है वो उन्होंने छोड़ा। तो हालात तो इस तरह के थे कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे आप अपनी टिकट जमा नहीं कर सकते थे। फिर पाकिस्तान नजरियाती पे गए तो पाकिस्तान नजरियाती के चेयरमैन को उठा लिया, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपके सामने है। तो फिर इलेक्शन कमीशन, देखिए, हम अगर हमसे निशान ले लिया गया तो इसमें कोई शक नहीं है हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ी गलती जो अभी सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो रही है वो ये हो रही है कि इलेक्शन कमीशन ने टोटली हमारे साथ नाइंसाफी की, हमारे साथ बहुत बाइस्ड रवैया रखा। उन्होंने हमें खुद ब खुद हमें इंडिपेंडेंट कर दिया। आप यकीन कीजिए कि रात को 12 बजे जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और हमसे हमारा निशान छीन लिया, हम रातों को 12 बजे RO के ऑफिस में गए। मेरे सुसर साहब ने भी NA 122 से लाहौर से इलेक्शन लड़ा और साद रफीक साहब को अल्हम्दुलिल्लाह 40,000 की लीड से हराया। हम रात को 12 बजे जो है वो निशान की खातिर गए और हमारा RO हमें ये कहता था कि जी आप तो अब इंडिपेंडेंट है। हम उन्हें चीख के कह रहे थे कि जी हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, हमसे निशान ले लिया तो क्या हुआ, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लेकिन हमें इंडिपेंडेंट उन्होंने खुद ब खुद कर दिया और हमें कहा ये इंडिपेंडेंट लोगों के निशानात हैं, इसमें से आप खुद चुने। तो देखिए, हमारे साथ तो ज्यादती इलेक्शन कमीशन ने की। आज सुप्रीम कोर्ट का ये बात करना ये बहुत देर हो गई। हमने बरहला, हमने बहुत सारे चैनल्स पे कहा, हमने अदालतों में गए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब सवाल ये है कि हमें जब इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद कर दिया और आज़ाद हैसियत से हम इलेक्शन लड़ के अब हम 91 की सीटें जो हैं नेशनल असेंबली में रखते हैं और हम पंजाब असेंबली में भी सीटें रखते हैं, तो फिर उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन का क्राइटेरिया था कि 3 दिन के अंदर हमें किसी पार्टी में शामिल होना था, जो हमने उस क्राइटेरिया को अडॉप्ट किया। उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन हमें इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद कह सकती थी कि नहीं आप तो तहरीक इंसाफ हैं। हमें इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप 3 दिन के अंदर अपना एफिडेविट जमा करवाएंगे किसी भी पार्टी में शामिल होने के लिए। और जब हमने सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने के लिए जब हमने दिया तब भी हमें वो ना एक्सेप्ट करती, और लेकिन उन्होंने हमें एक्सेप्ट कर लिया। जब हमें उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद में एक्सेप्ट कर लिया
तो ये पाकिस्तान की पहली बड़ी प्रपोजिशन है जो कि इस दफा पाकिस्तान में 25 करोड़ आवाम और आप सबके सामने आई है कि जब हमें सुन्नी इत्तेहाद में शामिल कर लिया, हमें मान लिया कि हम सुन्नी इत्तेहाद के मेंबर्स हैं, तो उसके बाद रिजर्व सीट हमारा हक बनती है। लेकिन सवाल यहाँ पे शासिद साहब ये उठ रहा है ना कि सुन्नी इत्तेहाद ने तो खुद ही इलेक्शन लड़ा नहीं, फिर मखसूस नशिस्तों के हवाले से उन्होंने दरखास्त पहले ही जमा नहीं करवाई थी, तो कानूनी पहलू तो है ना इसका। देखिए, कानूनी पहलू इसमें बहुत क्लियर है। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में मौजूद थी। ठीक है। कानूनी पहलू इसमें और रूल्स बड़े क्लियर हैं। उसमें लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि लाजमी नहीं है कि आप सीट जीत कर आए या आप कोई सीट ना लड़ें। उसके बावजूद अगर एक पार्टी जो है इतना बड़ा तादाद रखती है तो वो उसके मुताबिक अपना कोटा, अपनी रिजर्व सीटें लेगी। और दूसरी बात, उन्होंने बाकी जमातों के हवाले से भी यहाँ बाकी जमातों के हवाले से भी बाकी जस्टिस ने ये कहा कि किसी और जमात का हक नहीं पहुंचता कि वो 10 सीटें रखती हैं और 10 जमात को हक नहीं पहुंचता बाकी सीटें ले लें। ठीक है, ठीक है। इस पर राना अरशद साहब, वही बात कि चलें अगर ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं भी मिलती हैं, लेकिन फिर भी ये हक क्या दीगर सियासी जमातों का था कि उन्हें मखसूस नशिस्तें दे दी जाएं, और आपने खुशी खुशी कबूल भी कर ली। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ और आप खुद बड़ी फहम फरास्त रखते हैं। मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूँ कि कोई घर हो, कोई माशरा हो, कोई तबका हो। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए हैं और इस दौरे को बड़ा अहम करार दिया जा रहा है। CPEC और ML1 के हवाले से बताया जा रहा है कि दौरा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। राना अरशद साहब, कितने फ़वाइद इसके पहुंच सकते हैं पाकिस्तानी मईशत को, और ख़ास तौर पर जो CPEC के हवाले से इसमें अहम मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाने हैं, तो हम क्या समझें ये कितना अहम दौरा है चीन का? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ चाइना पाकिस्तान का बड़ा प्यारा दोस्त है, जिसकी दोस्ती भी को हिमालय के पहाड़ की तरह है, और फिर शहर से भी हम उसको मिसाल देते हैं। तो आज प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज साहब अपने डेलीगेशन के साथ गए हैं, साग डार साहब और मैं समझता हूँ अता तारक साहब और बाकी वुज़रा साथ थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ उनकी गवर्नमेंट ने बड़े पुरतपाक तरीके से इस्तकबाल किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो लीडरशिप मियां नवाज शरीफ की क़यादत में और शहबाज शरीफ पर अल्हम्दुलिल्लाह उनको इत्मीनान है। और 2013 में जब हमारी गवर्नमेंट आई थी, मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो फिर 2014 में जब धरने थे तो उस वक्त भी चाइनी प्रेसिडेंट का पाकिस्तान का विजिट ड्यू था, जब ये पार्लियामेंट पर यलगार और रेड जोन पर हमले हुए थे। तो माय पॉइंट इज के चाइनी प्रेसिडेंट आए पाकिस्तान, और आप ये देखें कि CPEC मंसूबे जो थे अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे $10 अरब से शुरू होते होते $40 अरब तक पहुंच गए थे, और इन फ्यूचर वो और भी उसकी कंटिन्यूटी चाहते थे। लेकिन जब 25 जुलाई 2018 को एक टोले को RTM सिस्टम के अब्दी नींद के नतीजे में मुसल्लत किया गया, तो उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया। मैं समझता हूँ पिछले महीने जो मियां नवाज शरीफ साहब गए थे, अब शहबाज शरीफ साहब गए हैं, तो बिलखसूस IT और एग्रीकल्चर में हमारे जो MOU होंगे वो हमारे मुल्क के लिए, हमारी आवाम के लिए बेहतर होंगे। और बिलखसूस तुलबा एजुकेशन को भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखा है कि जो हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पर एजुकेशन ले रहे हैं। और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मैं समझता हूँ सरबराह से मुलाकात जो हुई है, ये इन फ्यूचर इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम पैदा होगा, अदम इस्तेहकाम की जो कफियत है वो खत्म होगी। CPEC मनसूबा जो है वो इंशाल्लाह जो उसमें खामी कमी थी वो बेहतरी तरीके से आगे जाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उनकी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ हम ये MOU जो साइन होंगे, जिसका हो चुका है, ये पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिशात को मलहूज़े खातर रखते हुए आज के यंगस्टर, नौजवान, तुलबा और तालिबात की
जो हम समझते हैं शपथ होनी चाहिए, उसके मुताबिक हम तरजीह बुनियादों पर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ठीक है। अच्छा ज्ञानचंद साहब, बजट से पहले वज़ीर आज़म का दौरा चीन मईशत के लिए कितनी अहमियत का हामिल है? यकीनन जिन हालात से ये मुल्क गुजर रहा है, इन हालात में हमें इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना ने हमेशा मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मदद की है। अभी भी जब ये इमरान खान जो है सीपैक को कहीं रोल बैक करके मुल्क की मईशत को तबाह करके बैठा था और इनको बाय वोट जब आउट किया गया, उसके बाद जब जरूरत पड़ी तो भी IMF के शराइत को पूरा करने के लिए चाइना ने मदद की थी, अपने पैसे हमारे पास रखे या उनको दोबारा हमें दे दिए थे। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त में भी हमें जरूरत है कि जो इकोनॉमी कुछ स्टेबल होने लगी है, उसमें ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मेरा ख्याल है इतना बड़ा प्रोजेक्ट इससे पहले किसी भी मुल्क का पाकिस्तान के अंदर आया नहीं है। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें हम उनसे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में भी फायदा लेंगे। ठीक है ज्ञानचंद साहब, अब हम शाइस्ता कोसे साहबा, आप समझ रही हैं कि ये दौरा अहमियत का हामिल है, और सीपैक के हवाले से आप क्या समझती हैं कि ये कितनी अहमियत का हामिल है? ख़ासतौर पर अगर हम बात करें तहरीक इंसाफ के दौर की, तो उस मुखालिफिन ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उस दौर में तो सीपैक पर काम ही रुक गया था, जिससे मईशत को बड़ा नुकसान हुआ था। देखिए, मुखालफिन के तो क्या ही कहने, मुखालफिन ने मुखालफत करते रहना है और मुखालिफ बोलते रहना है। लेकिन जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब का ये दौरा है तो बहुत खुशाइन है। और दूसरी बात ये है कि ये नॉर्मल रूटीन के हुकूमत के इस्टेब्लिश हो जाने के बाद ये नॉर्मल रूटीन के दौरे होते हैं जो आप अपने हमसाए ममालिक से करते हैं, और आपकी इकॉनमी होती है। लेकिन पॉइंट इज़ कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन कितनी होती है, पॉइंट इज़ कि उस पर कितना इन्वेस्टमेंट हमें होती हुई नजर आए। देखिए, खाली खुली सिर्फ दौरे करना और दौरे करके और MOU साइन करके आ जाना, तो वो तो फिर उस पर क्या ही कहने। और साथ ही साथ देखिए, मैं ये कहूँगी कि नो डाउट इन्वेस्टमेंट अगर आपके मुल्क में आती है तो बीइंग अपोजिशन हम उसको बहुत वेलकम करते हैं, बहुत खुशाइन है। जो हमारी इकोनॉमी के हालात हैं, वो हमारी इकोनॉमी इस टाइम अपनी तमाम सियासी पार्टियों से बालातर होके मुल्क सबसे पहले है, ठीक है, हम उसको बहुत खुशाइन समझते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये डिमांड जरूर करते हैं कि वो होता हुआ नजर आए, वो सिर्फ और सिर्फ एक कागजी कार्रवाई और सिर्फ दौरों की हद तक ना नजर हो जाए। दूसरी बात, जैसे मेरे PMLN के दोस्त ने कहा कि PTI के बहुत सारे रहनुमा फार्म 45 लेकर सुबह से लेकर शाम तक घूमते रहते थे, तो मैं उन्हें याद कराऊं कि अभी इस्लामाबाद की 3 सीटों पे तमाम जमातों के नुमाइंदगान के जो फार्म 45 हैं वो मैच करते हैं सिर्फ एक PMLN के, और PMLN के डॉक्टर साहब ने जाके ट्रिब्यूनल को चेंज करने की जो है वो एप्लीकेशन दी है। और दूसरी बात, जो मेरे मुत्तहिदा के दोस्त कह रहे थे कि इनके साथ इनके अपने लोगों ने गलत किया, तो मैं इसको भी करेक्ट करना चाहूंगी कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक जमात को फाइन करके और उसको इलेक्शन कंटेस्ट करने की इजाजत दे दी। अगर हमारे पास टाइम होता तो हम जरूर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाते, लेकिन हमारे साथ ये सारी वारदात तो उस रात हुई जब सुबह आपका डेडलाइन टाइम खत्म रात को 12 बजे होता था। और दूसरी साथ ही साथ मैं ये भी ऐड कर, वेलकम बैक। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची, लेकिन यहाँ पर मसाइल के अंबार हैं। पानी का मसला है, बिजली का मसला है, सीवरेज का मसला है, सड़कों का मसला है, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है वो है कराची में स्ट्रीट क्राइम का। रोज़ाना की बुनियाद पर ये खबरें आती हैं कि चोरी और डकैती के दौरान मासूम कीमती जानों को कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद इसका जो ग्राफ है वो कम नहीं हो रहा है। अब इस पर MQM ने स्ट्रीट क्राइम से वफाकी हुकूमत से राबता किया है और ये यकीन दहानी भी उनको करवाई गई है कि इस मामले पर वफाक ताउन करेगा। तो साजिद साहब, क्या MQM ने इस पर आवाज़ उठाई है और आप क्या समझते हैं इस मसले का हल कैसे हो सकता है? किस तरह का एक ऑपरेशन हो कराची में कि इससे जान छूटे हमारी? देखिए, एक तो जो MQM इस पर बहुत ज़्यादा वफाक के अंदर सेनेट कौमी सूबाई असम्बली के अंदर आवाज़ उठाती हुई आ रही है। प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई जब MQM को वक्त की, उसमें उन्होंने चीज़ रखी कि देखें स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करें। सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, फिर आखिर में MQM ने मुतालबा किया कि वफाक या फ़ौज आकर पाकिस्तान कराची में ऑपरेशन करें और इसको कंट्रोल करें। वो इसलिए कि ऐसा लगता है कि पुलिस बिल्कुल लाचार और बेबस हो चुकी है।
तकरीबन 18,000 क्रिमिनल ऐसे हैं जो कि रूपोश हैं, जिनके FIR नॉमिनेट हैं, लेकिन FIR उनकी कटी हुई है, लेकिन वो सब के सब रूपोश हैं। और उसमें हर ज़िले के अंदर 60, 76, 40, 30 इस तरह के लोग गिरफ्तार और ज़िला वस्ती सबसे सबसे ज़्यादा ऊपर है, ठीक है ना। अच्छा, हो ये रहा है कि क्राइम ये जो क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, डिक्रीज़ होने के बजाय इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, रोज़ाना किलिंग की तादाद भी बढ़ रही है, डकैती की तादाद भी बढ़ रही है, हज़ारों की तादाद में रोज़ाना मोबाइल फ़ोन छीने जा रहे हैं, हज़ारों की तादाद में मोटरसाइकिल छीनी जा रही हैं, कारें छीनी जा रही हैं, और फिर जान भी ली जा रही है, ठीक है ना। और जान और कोई पूछने वाला भी कोई नहीं है। और जिन बच्चों की जान ली जा रही है, आप देखें तो कोई MBA किया हुआ है, कोई BA इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई MA किया हुआ है, पढ़े लिखे। अभी कल परसों एक लड़की को कत्ल किया है, वो इंजीनियर था, गोल्ड मेडलिस्ट था बेचारा। आप देखें कि यानी कि इस शहर के लोगों का माशी कत्लेआम, माशरती और जिस्मानी कत्लेआम भी हो रहा है। अच्छा, MQM चाहती है, MQM ने बहुत पहले फार्मूला वफाक को, सिंध हुकूमत को दिया था कि देखें, जब MQM की हुकूमत थी, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मुशर्रफ दौर के अंदर, उस वक्त MQM ने लोकल पुलिसिंग सिस्टम का राइज किया था, नाफिज किया था इस सिटी के अंदर। अच्छा, उसमें प्लानिंग ये थी कि इस शहर के लोकल लोगों को पुलिस के अंदर भर्ती किया जाए। वो उसका बुनियादी फ़र्क ये था और उसका बेनिफिट ये था कि अगर एक मिसाल के तारिक रोड में आपका ऑफिस है, अगर तारिक रोड में रहने वाले लोग पुलिस के अंदर होंगे, मुकामी लोग यहाँ के, तो वो तारिक रोड में रहने वाले जो लोग पुलिस में जाएंगे, जॉब उनको मिलेगी, तो वो यहाँ के क्रिमिनल को जानते होंगे, यहाँ के अच्छे बुरे लोगों से वाबस्ता होंगे। MQM का पूरा जोर था कि किस तरह से कम्युनिटी पुलिस सिस्टम को नाफिज करे मौजूदा हुकूमत भी, वफाक के थ्रू या सिंध हुकूमत भी। लेकिन हमने देखा कि सिंध के अंदर गैर मुकामी पुलिस मौजूद है यहाँ पर। आप ACDC देख लें, वो गैर मुकामी है, एजुकेशन के सेक्टर में देख लें, हेल्थ, सब के सब भर के रख दिया है ना। अच्छा, हम ये नहीं कह रहे कि वो सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन भाई आप इंटीरियर सिंध को इतना स्ट्रॉन्ग करें ना। आप 15 साल से आपकी हुकूमत सिंध के अंदर है, बच्चे के डाकू ने नाक पे दम कर रखा है। अच्छा, वो भी इनसे काबू में नहीं हो रहे। वो भी सुना है कि MNA MP मिले में पीपल्स पार्टी के, अभी गुज़श्ता कुछ दिन पहले एक MPA साहब उनको वेपन्स पकड़ा गया, तो उनकी गाड़ी पर से सक्खर के अंदर कहाँ से, और उनको ले आके दे रहे थे, फिर और छुट भी गए खामोशी के साथ। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझन का शिकार है, और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और स्पेशल कराची के लोग, कराची वो शहर है जो पाकिस्तान को 40,000 अरब रुपये दे रहा है, ठीक है ना। और उस शहर का आपने ये हाल किया हुआ है, आप उस शहर से ले रहे हैं, उस शहर को जॉब नहीं दे रहे, पुलिसिंग सिस्टम को निज़ाम नहीं दे रहे, आप आप यहाँ पर उनको जॉब नहीं दे रहे, आप क्राइम को कंट्रोल नहीं कर रहे, आप गैर मुकामी लोगों को आगे भर्ती कर रहे हैं, और मुकामी लोग फूड पांडा बेच रहे हैं इधर, मुकामी लोग गुटखा छाली आप पान की दुकानें लगा के बैठे हैं। बहुत ज़्यादा जुल्म नाइंसाफ़ी है। ठीक है राना साहब, जो तजावीज़ MQM ने दी हैं, किस हद तक ताउन किया जाएगा कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए? एक बात और कहूँगा। अच्छा, इसके अलावा एक बात मैं कहूँगा। अच्छा, हम MQM ने आज ये मुतालबा किया है कि आप कराची के लोगों को लाइसेंस दें, लाइसेंस दें, ठीक है ना, ताकि वो खुद, जब पुलिस से कंट्रोल नहीं हो रहा तो मुकामी लोग कंट्रोल खुद करेंगे ना उसको। फिर जो बैरियर सिस्टम पहले था कराची के अंदर, लोगों ने अपनी गलियों के आगे बैरियर लगाए थे, उस वक्त स्ट्रीट क्राइम का सिलसिला बंद हो चुका था, उसको दोबारा से नाफिज करें। जी राना साहब। जी, मैं ये करता हूँ कि कराची पाकिस्तान का पहला दारुल खिलाफा है, बानी पाकिस्तान का शहर है, और बड़े प्यारे और बड़े बिजनेसमैन और पाकिस्तान का फिनेंशियल हब है। और जो मेरे भाई ने प्रपोजल दी है, मैं बिल्कुल उनको इंडोज भी करता हूँ। और ये बात प्राइम मिनिस्टर मियाँ शबाशी साहब ने भी अल्हम्दुलिल्लाह टेकअप की है। ये जो डे बाई डे क्राइम बढ़ता जा रहा है, इसको कंट्रोल हमने भी करना है, वहाँ की सूबाई गवर्नमेंट को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, और जितने मेरे भाई हैं वहाँ के MNA MP स्टेक होल्डर्स, उनको भी अपने अपने लेवल पर इन चीज़ों को हमें देखना भी है, कंट्रोल भी करना है। और मैं समझता हूँ कि हर गली मोहल्ले में जब एक वारदात होती है तो उसके भी पीछे किसी न कोई ना कोई मुखबरी को बात ज़रूर होती है। और ये अभी जो 3 दिन पहले एक यंगस्टर और माशाल्लाह एक नौजवान बच्चा इंजीनियर और गालपन जी, अक्का नाम था उसका, जी जी, उनका मर्डर हुआ है। मैं समझता हूँ ये 71 के करीब हो चुके हैं ये 4-5 महीनों में। तो हमको भी इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने वज़ीर दाखिला को भी डायरेक्शन जारी की थी, और उन्होंने चंद दिन पहले विजिट भी किया था। मजीद भी करना है। जो हमारे इदारे हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी अस्करी लीडरशिप जो है उनका भी एक पॉजिटिव रोल है। मजीद हमें देखना है कि क्राइम करने वाला यंगस्टर जो है ये कराची में कहाँ से इंटर होता है,
ये खैबर पख्तूनख्वा से आता है, ये पंजाब से आता है, ये बलूचिस्तान से आता है, ये शुमाली वज़ीरिस्तान से आता है, उसको कंट्रोल भी करना है। ठीक। और जो क्रिमिनल हैं उनको कानून के मुताबिक सजा भी मिलनी चाहिए। और वहां पर फिर मैं अर्ज करूंगा कि जो जुडिशरी है, जो प्रोसिक्यूशन है, जो लोग पकड़े जाते हैं और वो डकैती में एक नौजवान को मर्डर करते हैं, उसकी माँ, बहन, बेटे, बेटियां, बच्चे जो हैं वो तरसते रहते हैं इंसाफ को। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। ये बड़ा अहम नुक्ता, उनको मंतकी अंजाम पहुंचना चाहिए। ठीक है। और मैं समझता अपना रोल है, वो फेडरल हो या सूबाई हो, जब एक मुलज़िम पकड़ा जाता है और उसकी जो मुद्दई है वो क्या करें, वो क्रिमिनल को फेस नहीं कर सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ऑनरेबल अदालतों का और जजेस का काम है कि प्रोसिक्यूशन को भी देखें।